नमस्कार, आप सभी का स्वागत है, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस व्याख्यान में। आज का जो हमारा व्याख्यान होगा, इसमें हम एकीकृत बहुपोषी जलीय कृषि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसको हम IMTA के नाम से जानते हैं। इंटीग्रेटेड जो मल्टी ट्रॉपिक एक्वाकल्चर की जो हम बात करते हैं, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पिछले हम जो अध्याय में जल कृषि में जो नीतियां हैं, जो विनिमय हैं, हम उनके बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे थे। विभिन्न प्रकार की पॉलिसीज़ थी, विभिन्न प्रकार के रेगुलेशंस जो एक्वाकल्चर में चल रहे थे, हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज एक महत्वपूर्ण जो हमारा व्याख्यान होगा, वो होगा एकीकृत बहुपोषी जलीय कृषि का। हालांकि इससे पिछले के अध्याय में भी हमने IMTA का जिक्र किया था, जो इंटीग्रेटेड जो मल्टी ट्रॉपिक जो एक्वाकल्चर होता है, जिसमें एक ट्रॉपिक जो स्तर होते हैं, जो पोषण के जो स्तर होते हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि हम जो एकीकृत जो रूप होता है, बहुत सारा जो मल्टीपल जो ट्रॉफिक लेवल पर, एनर्जी के लेवल पर, पोषण के लेवल पर जो जलीय कृषि के अंतर्गत, उसका हम बहुत विस्तार से इसमें चर्चा करेंगे। किस प्रकार से हम इंटीग्रेटेड मल्टीट्रॉपिक एक्वाकल्चर का कैसे हम इसको फॉलो कर सकते हैं, कैसे हम अपने फार्म में इसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे जलाशयों में और कैसे हम अपने तालाबों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और किन जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक्वाकल्चर में, यानी कि जलीय कृषि में, जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, वो होता है एक इंटीग्रेटेड मल्टीट्रॉपिक एक्वाकल्चर का। इसमें किन चीज़ों का फ़ायदा होता है और हमें क्या क्या इसमें चीज़ें रखनी हैं, क्या क्या चीज़ें जोड़नी हैं, क्या क्या हमें इसमें खरीद करनी पड़ती है, और महंगा हमें क्या हो सकता है, क्या सस्ता हो सकता है, फिर हमारे इससे प्रोडक्शन रेट में क्या फ़ायदा होगा। ये सारी विस्तार से हमें चर्चा जब हम करेंगे, जब हम इसके बारे में बताएंगे, तो ये एक बहुत ही एक रोचक जो अध्याय है, उसको हम शुरुआत करते हैं इसमें। तो IMTA जो है, जो एकीकृत जो बहु उष्ण कटिबंधीय जो जलीय कृषि, इसका हम नाम देते हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक ऐसी जो एक इनोवेटिव जो टेक्नोलॉजी है, एक जो टिकाऊ जो सस्टेनेबल एक्वाकल्चर्स के लिए अगर हम सिस्टम की बात करें, तो उसमें जो है एकीकृत बहु उष्ण कटिबंधीय जलीय कृषि का हम अध्ययन करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसके बारे में पर्यावरण का संतुलन होता है, आर्थिक लाभ हैं, संसाधनों के बेहतर उपयोग का, ये सारे इसके एक उदाहरण हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि जो एक इंटीग्रेटेड मल्टी टॉपिक एक्वाकल्चर, यानी कि बहु एकीकृत उष्ण कटिबंधीय जलीय कृषि, जिसमें पूरे हमें पर्यावरण का भी संतुलन रखना पड़ता है, आर्थिक लाभों की भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है, और साथ ही साथ जो है संसाधनों का भी बेहतर उपयोग इसका जो है एक एग्जाम्पल होता है। तो इस एकीकृत बहु उष्ण कटिबंधीय जो जलीय कृषि है, एक ऐसी जलीय कृषि प्रणाली है जहाँ विभिन्न जो पोषी स्तर होते हैं, जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं, उनकी जलीय प्रजातियों को उनमें एक साथ हम उनका कल्चर करते हैं, ताकि एक एनिमल्स का जो फायदा है वो दूसरे एनिमल्स को किस तरीके से पहुंच सकता है, जो पोषक तत्व हैं और जो ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी, वो कैसे हो सकती है। यानी कि एक एनिमल्स का जो अपशिष्ट है, जो एक्सक्रेटरी सब्सटेंस है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, उसका पुनर्चक्रण, उसकी रिसाइकलिंग करके वो पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाता है, और वो कैसे दूसरे एनिमल के काम आ जाता है। तो ये एक बहु उष्ण कटिबंधीय जलीय कृषि कहलाती है। तो इस अध्याय में हम जानेंगे विस्तार से कि जो IMTA की अवधारणा क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि जो इंटीग्रेटेड मल्टीट्रॉपिक एक्वाकल्चर है, इसके कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं, कैसे इसको डिजाइन कर सकते हैं, क्या क्या इसके लाभ होंगे, और IMTA जो है हमारे देश में इस प्रकार की जो प्रणालियां हैं, उनकी जो केस स्टडी है, वो भी हम आपको समझाएंगे, और उनको देख करके, उनकी केस स्टडी को समझ करके हम भी उसको किस तरीके से लागू कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो एकीकृत जो बहु उष्ण कटिबंधीय जलीय कृषि का जो हमने नाम दिया, यानी कि जो इंटीग्रेटेड मल्टीट्रॉपिक एक्वाकल्चर है, एक ऐसी प्रणाली जिसमें विभिन्न पोषण स्तरों पर, यानी कि जो ट्रॉफिक लेवल्स की हम बात करें,
कि प्रजातियों का एक ही प्रणाली में एक साथ कल्चर करना, जो कि पारिस्थितिकी संतुलन पर आधारित है। क्योंकि उच्च पोषण का जो स्तर होगा उसमें मछलियाँ या फिर झींगे वो हाई ट्रॉफिक लेवल पर होंगे, और जो मध्य स्तर में होंगे जिसमें जो फिल्टर फीडर होंगे जैसे सीप है, मसल्स है, ये मध्य स्तर होंगे। और जो निम्न स्तर होगा, जो सबसे नीचे का होगा, उसमें शैवाल और जलीय पौधे होंगे। तो हम किस तरीके से एक जो जिसका हमने नाम दिया कि मल्टी ट्रॉफिक है, इसमें कैसे हम लेयर्स का फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, कैसे हम डिसाइड कर रहे हैं। एक उच्च पोषण वाला उस स्तर पर होंगे, तो उच्च पोषण के स्तर पर उसमें फिशेज होंगी, प्रॉन्स होंगे, और जो मध्य स्तर होगा यानी मिडिल लेयर जो होगी उसमें जो फिल्टर फीडर होंगे जैसे सीप उसका एक बेस्ट एग्जांपल है। और जो लोएस्ट लेवल जो उसका होगा, जो निम्न स्तर का होगा, जो सबसे नीचे का स्तर होगा, वो होगा जहाँ पर एल्गी और जो फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह जो होते हैं, या फिर जो जलीय पौधे अन्य जो होते हैं, वो सारे सबसे निचले वाले स्तर पर होंगे। तो ये एक ट्रॉफिक का लेवल है। बात करते हैं IMTA के सिद्धांत की। क्या प्रिंसिपल है IMTA के? जैसा कि हमने अभी बताया था कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वही इसका मुख्य सिद्धांत भी है कि जो वेस्ट बिकम रिसोर्सेज, यानी कि जो अपशिष्ट है वही हमारे लिए एक संसाधन बन जाता है। यही IMTA का सबसे बड़ा सिद्धांत है। यानी कि इसको हम समझें, यानी कि जो मछलियों का मल होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, वो फिल्टर फीडर का भोजन बन जाता है। अब फिल्टर फीडर में कौन आएगा? जो हमने अभी विस्तार से बताया था कि 3 स्तर बने, उच्च पोषण का स्तर बना, मध्य स्तर बना और एक निम्न स्तर बना। उच्च स्तर में मछलियाँ जितने भी फिशेज हैं, मध्य स्तर में जो फिल्टर फीडर हैं, और निचले वाले स्तर में जो निम्न स्तर है उसमें शैवाल वगैरह, एल्गी वगैरह है। तो फिल्टर फीडर में जैसे सीप, मसल्स का हमने उदाहरण दिया था। तो यानी कि जो मछलियों का माल होगा, यानी कि जो हाई ट्रॉफिक लेवल पर है, यानी कि सबसे ऊपर जो उच्च ट्रॉफिक लेवल पर है वहाँ पर फिशेज है। उससे नीचे जो फिल्टर फीडर है, तो फिल्टर फीडर का भोजन क्या बनेगा? जो मछलियों का एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होगा, वो फिल्टर फीडर के लिए भोजन के रूप में काम करेगा। जो घुलनशील अपशिष्ट होगा, यानी कि जो फिल्टर फीडर के बाद जो होगा, वो शैवालों द्वारा अवशोषित किया जाएगा। तो यानी कि जो निम्न स्तर पर था वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ये एक पारंपरिक जो एकल प्रजाति जो सिंगल स्पेसीज की हम बात करें फार्मिंग से, बहुत ज़्यादा टिकाऊ है, बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल है, और पर्यावरण के अनुकूल और आर्थिक रूप से लाभकारी भी होती है। क्योंकि इसमें वन टाइम में अगर हम बात करें कि हम एक सिंगल स्पेसीज का जब हम फार्मिंग करते हैं या तालाब में प्रजातियों का हम पालन करते हैं, तो एकल स्पेसीज की जो फार्मिंग होती है उससे कहीं बेहतर जो है, अगर आर्थिक रूप से भी हम बात करें, जो हमें आर्थिक लाभ भी दे सकती है, जो हमारे इनकम सोर्स को बढ़ा सकती है, जो हमारे स्वरोजगार को बढ़ा सकता है, जो पर्यावरण के अनुकूल हो सकता है, तो उसमें जो है जो इंटीग्रेटेड मल्टी ट्रॉफिक जो एक्वाकल्चर है वो फार बेटर होता है। तो किस तरीके से इसका सिद्धांत क्या है? जो हमने जो उच्च जो ट्रॉफिक लेवल की हमने बात करी, उसके बाद एक मिडिल जो फिल्टर फीडर की बात करी, और एक लोएस्ट लेवल की हमने बात करी जहाँ पर एल्गी और अदर्स जो फाइटोप्लैंक्टन्स की हम बात कर रहे थे। तो किस तरीके से हमारा जो IMTA का सिद्धांत चलता है, वो जो हाई ट्रॉफिक लेवल है वह जहाँ पर फिशेज उनका एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, देन फिल्टर फीडर यानी कि जो सेकेंडरी लाइन पर जो हमारे आ रहे थे, जहाँ पर हमने सीप की बात करी, मसल्स की बात करी, ये सारे फिल्टर फीडर एनिमल्स हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, जो हाई ट्रॉफिक लेवल से फिल्टर फीडर लेवल की तरफ गया, और फिल्टर फीडर के लेवल से जो घुलनशील अपशिष्ट होगा वो लोएस्ट लेवल में जहाँ पर एल्गीज एंड अदर फाइटोप्लैंक्टन्स थे वो शैवालों द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है IMTA का, यही सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत भी है। और ये किस तरीके से महत्वपूर्ण भी है, हम इसके इस कॉन्सेप्ट से जो भी समझ सकते हैं कि सिंगल स्पेसीज यानी एकल प्रजाति की अगर हम फार्मिंग करें उसमें ज़्यादा कमाई है, या फिर उसमें ज़्यादा हमें आर्थिक रूप से मजबूती मिल रही है, या फिर हम बात करें कि मल्टी फार्मिंग की अगर बात करें, मल्टी कल्चर की बात करें, तो उसमें हमें ज़्यादा फायदा हो रहा है। ये इस उदाहरण से या इस कंसेप्ट से हम समझ सकते हैं।
एक उदाहरण की सहायता से एक चित्र हमने दिखा रखा है कि एकीकृत जो बहुपोषी जो जलीय कृषि है यानी जो IMTA है उसका जो सिद्धांत है वो क्या क्या है, इस उदाहरण से इस चित्र में जो है बहुत क्लियर इसमें दिखा हुआ है। और दूसरा जो चित्र है इसमें भी हमने जो है समझाने की कोशिश कर रखी है कि जो मल्टी ट्रॉफिक लेवल पर जो एक्वाकल्चर जो होता है यानी कि जो जलीय कृषि होती है IMTA जो होता है वो कैसे होता है। तो जो एकीकृत बहुपोषी जलीय कृषि की हम बात कर रहे हैं वो एक बहु कृषि है। इसमें मल्टीपल जो है हमारी फार्मिंग हो रही है। हमें सिर्फ मछलियों का ही प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उसमें सीप का प्रोडक्शन भी हो रहा है, उसमें मसल्स का प्रोडक्शन भी हो रहा है, उसमें एल्गी, उसमें फाइटोप्लैंक्टन्स वो भी डेवलप हो रहे हैं जो उसके काम आएंगे जहाँ 2 या अधिक जीवों को जो है एक साथ पाल रहे हैं हम। तो IMTA में जो है वो विभिन्न प्रकार के जो हमने ट्रॉफिक लेवल बताई उनके स्तरों से जो कई प्रकार के जो जलीय प्रजातियों को हम दक्षता में सुधार कर सकते हैं उनकी, और अपशिष्ट को भी हम उनके कम कर सकते हैं। और जो जैव उपचार है उस जैव उपचार जैसी जो पारिस्थितिकी तंत्र की जो सेवाएं प्रदान करने के लिए एकीकृत तरीके से इनको पाला जाता है। तो जिसमें निचले हमने बताया ट्रॉफिक स्तर पर प्रजातियां आमतौर पर जो हरे पौधे या फिर जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, एल्गी होती है, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, अदर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, ये सबसे निचले वाले स्तर पर होते हैं। जैसा कि अभी हमने कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दिया था कि 3 लेवल्स हैं, हाई ट्रॉफिक लेवल, मिडिल ट्रॉफिक लेवल एंड लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल। तो जो सबसे निचले वाले ट्रॉफिक स्तर पर वहाँ पर जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं और उसके अतिरिक्त जो इन्वर्टिब्रेट्स वहाँ पर छोटे होंगे। और इसके साथ ही जो उच्च ट्रॉफिक लेवल होगा वहाँ पर ख़ास तौर पर हम देखते हैं हाई ट्रॉफिक लेवल होता है, जितने भी फिशेज हैं, प्रॉन्स हैं, फिन फिशेज हैं, ये सब वहाँ पर रहते हैं। तो इनके मल से और बिना खाए गए जो फीड जैसे अपशिष्ट उत्पादों का उपयोग पोषक तत्वों के रूप में करती है। तो फिर उसके बाद जो मछली के अलावा जो निचले ट्रॉफिक प्रजातियों को भी हम काटा जा सकता है ताकि किसान को अधिक राजस्व मिल सके उसमें, या यहाँ तक कि मछलियों को वापस खिलाया जा सके। तो ये सारी चीज़ें हमारी IMTA टेक्नोलॉजी में उपलब्ध होती हैं। जो पारंपरिक जलीय कृषि प्रणाली है उसमें अक्सर हम देखते हैं केवल एक प्रकार की प्रजाति को पाला जाता था, जैसा कि हमने अभी डिस्कस कर रहे थे कि जो पारंपरिक जलीय कृषि होती है उसमें सिंगल स्पेसीज की फार्मिंग होती है, उसमें सिर्फ एक प्रजाति का पालन होता है। उससे जो पोषक का जो असंतुलन होता है यानी कि बैलेंस की हम बात करें और अपशिष्ट संचयन की हम बात करें, पर्यावरणीय समस्याओं की हम बात करें, ये सारी चीज़ें उसमें उत्पन्न हो जाती है। और जो IMTA एक ऐसी प्रणाली भी है जिसमें अगर हम देखें तो जो अभी हमने बात की थी जो विभिन्न प्रकार की जो पोषण के जो स्तर होते हैं यानी कि जो ट्रॉफिक के जो लेवल होते हैं हम उनकी बात कर रहे थे, तो वो सारी प्रजातियाँ उसमें एक साथ में पल जाती हैं। जैसे हमने उदाहरण के रूप में बताई थी मछलियाँ हैं, झींगे हैं, वो सबसे मुख्य उपभोक्ता के रूप में काम करते हैं यानी कि जो हाई ट्रॉफिक लेवल की हम बात कर रहे हैं। जो शैवाल हैं वो प्राथमिक उत्पादक के रूप में काम करेंगे, और जो मोलस्क एंड बाइवॉल्व जो हमने उनकी बात करी तो वो फिल्टर फीडर के रूप में काम करेंगे यानी कि जो सेकेंडरी लाइन पर जो एनिमल्स होंगे वो फिल्टर फीडर का काम करेंगे। साथ ही जो समुद्र में जो खारे पौधे होंगे या जो अन्य जो अपशिष्ट होंगे या जितने भी अपघटक हैं या स्कैवेंजर जिसको बोलते हैं भक्षक प्रजातियां जो होंगी वो निचले लेवल पे। साथ ही साथ ये एक प्रणाली जो हम कहें कि जो कुदरत की तरह जो संतुलन में एक बैलेंस बना के काम करती है यानी कि जहाँ पर एक एक्सक्रीटरी जो सब्सटेंस होता है या अपशिष्ट जो होता है वो एक दूसरे लेवल पर यानी कि दूसरे स्तर पर या दूसरे एनिमल्स के लिए वो उसका न्यूट्रिशन का कार्य करता है। यानी कि जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जितना होगा जो अपशिष्ट होगा वो बाहर मिसयूज ना हो करके उसका इस्तेमाल दूसरे के एक न्यूट्रिशन के रूप में कार्य करना, ये IMTA की टेक्नोलॉजी में होता है। तो बाकी जो स्तर हैं हमने स्तरों की बहुत विस्तार से इसमें जानकारी करी कि ट्रॉफिक के कितने लेवल होते हैं, उन ट्रॉफिक लेवल्स पर एनिमल्स किस तरीके से रहते हैं, और सबसे हाई ट्रॉफिक लेवल पर
और मिडिल ट्रॉफिक लेवल पर जिसको फिल्टर फीडर कहते हैं, और जो लोएस्ट लेवल पर, तो किस तरीके से जो है वन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस या हम कहें कि जो एनर्जी है उसका ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है। आईएमटीए की जो संरचना है, सिद्धांत हमने अभी जैसा कि जिक्र किया था, तो स्ट्रक्चर एंड प्रिंसिपल ऑफ आईएमटीए की हम बात करें तो जो न्यूनतम जो अपव्यय की बात करें, यानी कि जो खर्चा है, जो हम एक एक्सपेंसेस की बात करते हैं एक मिनिमम लेवल पर, और सबसे बड़ी बात जो है वो अधिकतम पुनः उपयोग में आना। अधिकतम पुनः उपयोग में मतलब मैक्सिमम जो है उसमें रिसाइक्लिंग हो जाना, उसके रिसर्कुलेट हो जाना। जिस तरीके से हम आरएस टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे थे, तो आरएस टेक्नोलॉजी में भी जो है पूरा एक आईएमटीए की जो कॉन्सेप्ट है, जैसे हमने अमोनिया की बात करी थी कि अगर हाई लेवल पर अमोनिया वहाँ पर हो रहा है या फिर पानी में जो बैलेंस है हमारा बिगड़ जाता है, तो हम उस पानी को बाहर नहीं यूज़ करके, मिसयूज़ करके हम उसी का उपयोग दोबारा से उसी तालाब में करेंगे। ये आरएएस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फ़ायदा था। और आरएएस टेक्नोलॉजी भी एक ऐसी जगहों पर उसका एक क्लोज सिस्टम में लगाया जाता है जहाँ पर पानी की कमी होती है, यानी कि न्यूनतम जो पानी का खर्चा है उसमें अधिकतम उसका उपयोग और उसमें हमें उसका प्रोडक्शन मिलना, ये एक आरएएस की टेक्नोलॉजी है। यही एक जो रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम की प्रणाली है। तो उसी तरीके से जो आईएमटीए भी होती है उसका भी जो सफलता का आधार जो है वो न्यूनतम अपव्यय और अधिकतम उसका पुनः उपयोग। तो आईएमटीए एक ऐसी जलीय कृषि प्रणाली है जिसमें विभिन्न प्रकार के जो जलीय जीव होंगे, जैसे मछली है, फिशेज हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल फिशेज हैं, शैवाल्स हैं, इनको जो है हम वन टाइम कल्चर कर रहे हैं। एक सिंगल कल्चर नहीं कर रहे हैं, मल्टीपल कल्चर हम कर रहे हैं। तो जिसमें जो जितना उसका जो हम एक्सक्रीटरी सब्सटेंस की बात कर रहे थे, प्रजाति का जो अपशिष्ट था, मछली का जो मल था, वो अन्य प्रजातियों के लिए एक उर्वरक, एक फर्टिलाइजर के रूप में, न्यूट्रिशन के रूप में, भोजन के रूप में वो उसका उपयोग कर रहा है। जैसे शैवाल मछली के लिए अपशिष्ट जो पोषक तत्वों को अवशोषित कर रहे हैं, और जो सेलफिश हैं वो शैवाल को खाकर कचरे को कम करते हैं। तो ये एक साइकिल है उसमें जो चल रही है आईएमटीए में। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। तो आईएमटीए में जितनी भी हमने बातें बताई, जो इसका स्ट्रक्चर बताया और इसके क्या सिद्धांत थे आईएमटीए के, और क्या एकीकृत जो बहुपोषी जलीय कृषि है उसको हम कैसे ला सकते हैं, और इसमें कितने ट्रॉफिक लेवल पर होते हैं, कैसे इसको डिज़ाइन किया जाता है। आगे हम इसमें अभी और बेहतर जानकारी इसमें देंगे कि इसका डिज़ाइन कैसे किया गया और इसके क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या आईएमटीए की जो केस स्टडी है हम उसके बारे में अभी इसमें एक अगले अध्याय में जिक्र करेंगे। और तब तक के लिए हम ये जो एकीकृत बहुपोषी कृषि का जो ट्रॉफिक लेवल हैं उनको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। एक अगले अध्याय में हम अभी मिलेंगे आपको। तब तक के लिए नमस्कार।